हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति। जो हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसमें हमने एलिजाबेथन एज कर ली है। उसके बाद हमने जैकोबियन एज की थी। अभी हमारी कैरोलिन एज चली हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कैरोलिन एज नेम्ड आफ्टर, मतलब किसके नाम पे पड़ी है। वो हमारे चार्ल्स फर्स्ट होते हैं जिसके नेम के ऊपर ये जो कैरोलिन एज आई थी। ठीक है। और ये क्या, इसका क्या बैकग्राउंड होता है, यहाँ पे एक इंग्लिश सिविल वॉर चल रही होती है। उसमें टू ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं राउंड हेड्स और दूसरे होते हैं कैवलियर। राउंड हेड्स कौन होते हैं? पार्लियामेंट्रियन होते हैं। और जो कैवलियर कौन होते हैं? रॉयलिस्ट, जो चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोअर होते हैं, मतलब जो चार्ल्स फर्स्ट को मतलब उनका फेवर करते हैं। वो मोनार्की को फेवर कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा जो ग्रुप होता है वो पार्लियामेंट सिस्टम को फेवर कर रहा होता है। ठीक है, इस टाइप से थे हम। हमारे कैरोलिन एज में तीन ग्रुप्स आते हैं। जो पोइट्स हैं उनके तीन ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा जो कैवलियर, जिसकी अभी बात की है। दूसरा होता है हमारा मेटाफिजिकल और थर्ड होता है स्पेंसरियन। स्पेंसरियन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कैवलियर हैं और मेटाफिजिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाफिजिकल, जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, जो हमारा लास्ट पार्ट भी है कैरोलिन एज में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, एक मिनट, जो हमारे आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, मैंने इनके कुछ नाम भी बता दिए थे। चलिए आज का लेक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल कौन थे ये? दे वर ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोइट्स। मतलब एक 17th सेंचुरी के एक कुछ पोइट्स होते हैं, उनके ग्रुप को मेटाफिजिकल पोइट्स बोला गया है। अ ग्रुप ऑफ पोइट्स दैट emerged इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी whose poetry comes to be known as metaphysical poetry। और उनकी पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री बोला है। 17th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं ना, जो ये हमारी कैरोलिन एज कब से कब तक आती है? ये आती है हमारी 1625 से लेकर 1649 तक। तो बिगनिंग होता है ना 1629 में, तभी हमारे मेटाफिजिकल पोइट आते हैं। ये 17th सेंचुरी होती है, ये याद रखना, 17th सेंचुरी होती है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पोइट्स थे जो मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाए, और उनकी जो पोइट्री थी उनको मेटाफिजिकल पोइट्री बोला गया। अभी बात करते हैं मेटाफिजिकल होता क्या है। मेटाफिजिकल को दो वर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये कंपाउंड वर्ड है जो मेटा प्लस फिजिक्स इनसे मिलकर बना है। जो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल नेचर, मतलब बियॉन्ड फिजिकल नेचर। बियॉन्ड मतलब परे, जो रियल मतलब जो फिजिकल नेचर से परे है, उसकी बात करते हैं ये। मतलब ये जो रियलिटी से परे जाकर बात करते हैं। ऐसा लगता है इनकी बातों में, कई बार ऐसा लगता है क्या ये बात सच भी है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेटाफिजिकल का मतलब है बियॉन्ड फिजिकल नेचर। मतलब उनकी रियलिटी में कभी कभी हमें शक होने लगता है। ठीक है, जो हम मेटाफिजिकल पोइट्री जो पोइट्स हैं उनके बारे में बात कर रही है, उनका ये नाम है। जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो था हमारे, एक तो होते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वैगन, जॉन डन, एंड्रयू मॉर्वेल एंड रिचर्ड क्रेशो। ठीक है, ये हमारे मेटाफिजिकल पोइट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जॉन डन और एंड्रयू मॉर्वेल। अभी बात करते हैं हम मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं, ये टर्म कैसे आई, एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं, किसने इसको यूज़ किया, किसने इसको पॉपुलर किया। ठीक है, द टर्म मेटाफिजिक्स कॉइन्ड बाय डरमंड ऑफ होथर्नडेन। डरमंड ऑफ होथर्नडेन, मतलब सबसे पहले जो मेटाफिजिक्स, ओनली वर्ड मेटाफिजिक्स को कॉइन किया है डरमंड ने। ठीक है, ये एक राइटर होते हैं। और जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है या मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, उसको कॉइन किया है हमारे सैमुअल जॉनसन ने। क्या समझ आया यहाँ पे? जो मेटाफिजिक्स जो एक प्रॉपर टर्म्स है, इट इज़ कॉइन्ड बाय डरमंड, बट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री या फिर हम बोले मेटाफिजिकल पोइट्स, इट वॉज कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने इनको कॉइन किया है। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब मेटाफिजिक्स, ओनली मेटाफिजिक्स वर्ड, इट इज कॉइन्ड बाय डरमंड, और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री बाय सैमुअल जॉनसन। इन हिज वर्क, सैमुअल जॉनसन का एक वर्क होता है जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? वो है लाइव्स ऑफ पोइट्स। जो ये वर्क है, इसको ओनली लाइव्स ऑफ पोइट्स भी बोला जाता है। और इसकी पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में आ सकती है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है ये वर्क।
और इसको मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में जाएं और इसको पढ़े बगैर चले जाएं, तो मतलब इससे तो अच्छा पेपर में जाए ही ना। ये काफ़ी रिपीट होता है ये वर्क, ठीक है। इसकी डेट याद रखना 1779 से 81 तक है इसकी पब्लिकेशन, मतलब यहाँ से इस टाइम के बीच में ये लिखते हैं। इसमें ये क्या है, एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है, मतलब राइटर्स की बायोग्राफी है, कलेक्शन ऑफ राइटर, कुछ राइटर्स होते हैं उनकी बायोग्राफी की कलेक्शन है ये, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने जो वर्क लिखा है लाइव्स ऑफ पोइट्स, वो एक कलेक्शन ऑफ राइटर्स बायोग्राफी, ठीक है। उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है अब्राहम कोवले। अब्राहम कोवले का जो अब्राहम कोवले हमारे अभी इसी एज में एक राइटर है, उनसे ये अपनी सैमुअल जॉनसन स्टार्ट करते हैं अब्राहम कोवले से अपना ये वर्क, पहला चैप्टर होता है और वहाँ पे ये टर्म यूज़ करते हैं। मतलब सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया है मेटाफिजिकल पोइट्स, और किस वर्क में किया है, लाइफ ऑफ पोइट्स। और लाइफ ऑफ पोइट्स में बहुत सारी बायोग्राफी है, मतलब कई राइटर्स हैं उसमें, अराउंड 40 कुछ, मैं शायद भूल गई हूँ, जब ये सैमुअल जॉनसन आएंगे तब करवाऊंगी। उसमें कुछ बायोग्राफी होती हैं 40 के अराउंड होती हैं, 23 कुछ इतना 40 के अराउंड होती है शायद, तो इतने राइटर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अब्राहम कोवले, और जो अब्राहम कोवले की जो बायोग्राफी है उसका नाम होता है लाइफ ऑफ अब्राहम कोवले, लाइफ ऑफ कोवले, शायद ये नाम, इस नाम से जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इनका। तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स, और क्या बोलते हैं, beginning of 17th century in which there appeared a race of writer that may be termed as metaphysical poet। 17th century में एक कुछ ग्रुप्स आता है, कुछ राइटर्स होते हैं जो उनको इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट बोला है, एक ग्रुप ऑफ राइटर को मेटाफिजिकल पोइट बोला जो 17th सेंचुरी में आते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी बात करते हैं सैमुअल जॉनसन की। एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आती है जो बार बार पूछी जाती है, मतलब कई बार मैंने देखा है उसको, मतलब मोस्टली एग्जाम में आती है ये। मेटाफिजिकल पोइट्स वर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू सो देयर लर्निंग वाज देयर होल एफर्ट। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं ना, जो ये ग्रुप होता है, वो मैन ऑफ लर्निंग होते हैं, मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको और जो इनका मेन एफर्ट क्या होता है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका एम क्या होता है, अपनी लर्निंग को शो करना अपने वर्क में, ठीक है। मतलब देवर मैन ऑफ लर्निंग। मैन ऑफ लर्निंग कौन होते हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, और जो मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा, जो काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन थे, और उनका मेन एम क्या था, अपने राइटिंग के थ्रू अपनी लर्निंग को शो करना, अपनी इंटेलिजेंसी को दिखाना, अपना नॉलेज दिखाना, ठीक है। किसने बोली है ये बात, सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन कौन है, जिन्होंने लाइव्स ऑफ पोइट्स लिखी है, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं हम जॉन डन, जो अभी डिस्कस किया है ना हमने। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, अभी ग्रुप किया था जैसे हमने, वहाँ पे आते हैं, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारे एक जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट होते हैं, उनके लिए सबसे पहले टर्म मेटाफिजिकल किसने यूज़ किया है, जॉन ड्रायडन। एक मिनट, जो हमारे जॉन डन होते हैं वो एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, और उनके लिए टर्म मेटाफिजिक्स किसने यूज़ की है, जॉन ड्रायडन। जॉन ड्रायडन जो हमारे आगे आने वाली एज में आएंगे, अभी उसको अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो उन्होंने डन के बारे में क्या बोला है, वो बोलते हैं डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। इतनी ही पूछी जाती है, ठीक है, मतलब इतना ही देखा है, लेकिन आपको ये सारा पढ़ लेना है, क्या कंसेप्ट है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। ड्रायडन बोलते हैं डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ठीक है, नॉट ओनली इन हिज सेटायर्स बट इन हिज, एक मिनट, नॉट ओनली इन हिज सेटायर बट इन हिज एमोरस वर्स। ये एक मिनट रेज कर लेती हूँ मैं। एमोरस वर्स वेयर नेचर ओनली शुड राइन एंड परप्लेक्स द माइंड ऑफ फेयर सेक्स विद nice speculation of philosophy, when he should engage their heart and entertain them with the softness of love. In this Mr. Cowley has copied him to a fault। मतलब जो जॉन डन है उनको मिस्टर कोवले, अब्राहम कोवले, जिसकी सैमुअल जॉनसन ने मतलब बायोग्राफी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की है अपने वर्क में, तो अब्राहम कोवले ने जॉन डन को कॉपी किया है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जो जॉन ड्रायडन डन के बारे में क्या बोलते हैं, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये कोटेशन है,
इतना याद कर लेना है। और किसके बारे में बात करें? अब्राहम कोहले। अभी बात करते हैं वाल्टर स्कॉट। एक रोमांटिक एज में आएंगे ये राइटर हमारे। वाल्टर स्कॉट, इनके बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एलिजाबेथन है, ये एलिजाबेथ है, ओ की जगह ए लगा लेना। एलिजाबेथ हैड प्लेड विद वर्ड्स वेयर एज मेटाफिजिकल्स प्लेड विद थॉट्स। वो बोलते हैं जो हमारे एलिजाबेथन राइटर्स होते हैं ना, वो वर्ड्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन मेटाफिजिकल जो वो थॉट्स के साथ खेल रहे थे। कैसे? मतलब इनका कहने का मतलब है जो एलिजाबेथन राइटर हैं उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स कॉइन किए हैं, वो वर्ड्स प्ले कर रहे हैं, वर्ड जो शब्द हैं उनको घुमा फिरा कर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो मेटाफिजिकल राइटर होते हैं वो थॉट्स के साथ खेलते हैं, मतलब वो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स दी हैं, मतलब हमारे विचारों के साथ खेल रहे हैं। हम कई बार ऐसे विचार क्रिएट करते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते क्या ये रियल है या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, क्योंकि मेटाफिजिक्स है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, ये सेंटेंस किसने बोला है? वाल्टर स्कॉट ने। एलिजाबेथन प्लेड विद वर्ड्स, मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है, एलिजाबेथन कॉइन्ड द वर्ड, मेटाफिजिकल कॉइन्ड द थॉट्स। अभी बात करते हैं हम जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, हमने किसने कॉइन किया? डरमंड ने कॉइन किया। और सबसे पहले यूज एज ए मेटाफिजिकल पोइट्स इस टर्म को किसने यूज़ किया? फिर आते हैं हमारे सैमुअल जॉनसन ने, उनके वर्क लाइफ ऑफ पोइट्स में किया। फिर बात करते हैं हम जो वाल्टर स्कॉट ने इनके बारे में क्या बोला, सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में क्या बोलता। अब देखते हैं हम इनको फेमस किसने किया, मतलब जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं इनको फेमस किया है हमारे टी.एस. इलियट ने इन हिज वर्क मेटाफिजिकल पोइट्स। टी.एस. इलियट का 1921 में एक वर्क आता है मेटाफिजिकल पोइट, उसमें इनके बारे में बात कर रहा है, मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। तब से ये काफ़ी पॉपुलर हुए हैं हमारे। ठीक है, दे वर मेड फेमस बाय टी.एस. इलियट। अभी हम बात कर रहे हैं बार बार मेटाफिजिकल पोइट्स, तो इनमें क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या, कोई काविलियर बोल दिया, किसी को मेटाफिजिकल बोल दिया, किसी को एलिजाबेथन, तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, सबको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं इनको मेटाफिजिकल क्यों बोला है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको दूसरों से अलग करती हैं, तो वो देख लेते हैं जिसकी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोइट बोला है। तो क्या था इनका जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी? फ्री फ्रॉम फॉर्मर आर्टिफिशियल स्टाइल। फॉर्मर मतलब एलिजाबेथन स्टाइल, उससे फ्री थे। आर्टिफिशियल स्टाइल से इनका स्टाइल अलग होता था। यूरोपियन बाक इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग यूज। जो यूरोपियन बार्क, मतलब बार्क होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टाइल, एक स्टाइल होता है जो आर्ट में या पेंटिंग में या लिटरेचर में, सब में इसको मतलब अप्लाई किया जा सकता है। ये एक स्टाइल है बार्क। ठीक है, और स्टाइल कैसा है? ये डेकोरेटिव स्टाइल होता है। डेकोरेशन लाइक पेंटिंग में अगर इसको अप्लाई करें हम, कुछ पेंटिंग होती है, एक मैंने सीधी पेंटिंग बना दी, सिर्फ फ्लावर्स बना दिए। ठीक है, फ्लावर्स बना दिया, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं, एक वाइट पेज पे मैंने फ्लावर बना दिए। लेकिन एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, पहले रफ कर लेती हूँ। लाइक मैंने एक पेंटिंग बना दी, फ्लावर बनाया सिर्फ एक वाइट पेज पे, लेकिन जैसे मैं पेंटिंग बनाती हूँ, मैंने वाइट पेज तो लिया, लेकिन उसमें क्या किया, उसकी बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, और जो बैकग्राउंड वाइट था उसमें थोड़ा ब्लू और कुछ भी कलर मिक्स करके थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अच्छा सा बना दिया, और फिर उस पर पेंटिंग की फ्लावर की, तो ये डेकोरेटिव हो गई। ठीक है, ये डेकोरेटिव हुआ। तो जैसे पेंटिंग में, और ये बार्क स्टाइल हमारे बिल्डिंग्स में, आर्किटेक्चर में, सब जगह यूज होता था। मतलब उस स्टाइल को बोलते हैं जो ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, उस स्टाइल में। ठीक है, तो लिटरेचर में कैसे, इसको कैसे बाकू लिटरेचर में कैसे अप्लाई हुआ, कैसे डेकोरेशन करते हैं हम लिटरेचर में? तो डेकोरेशन ऐसे हो सकती है ना, अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करो, फिगर ऑफ स्पीच, लाइक हम जैसे पोइट्री का एनालिसिस करते थे ना ग्रेजुएशन में, या फिर जो एमए में मास्टर डिग्री की है हमने, उस टाइम पे हम करते थे ना, तो पोइट्री का एनालिसिस करते टाइम हम वहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट लिखते थे, भाई इनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज कैसी है, क्या किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, और ऐसे ही तो हम बोलते थे सिंपल लैंग्वेज है,
उन्होंने ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, डेकोरेटिव लैंग्वेज है। तो हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी पोइट्री को, अपने नैरेटिव को कैसे डेकोरेटिव बना सकते हैं? मतलब उसमें अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करना, उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करना, तो ऐसे डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो उस डेकोरेटिव आर्ट, डेकोरेटिव स्टाइल को ही इन्होंने बाक बोल दिया है। क्या बोला? बाक। ठीक है, उनको बोला बाक, वो स्टाइल है एक। और इस स्टाइल में कुछ मतलब जो स्टाइल है उसमें क्या क्या यूज़ करते थे हम लिटरेचर के लिए? कंसीट यूज़ कर लेना, विट यूज़ कर लेना और वंडर। मतलब कंसीट एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। कंसीट में होता है ये, इसमें होता है कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स, फार फैच्ड इमेजरी। मतलब फार फैच्ड इमेजरी का मतलब कुछ ऐसी इमेज का यूज करना जो एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसी इमेजरी का यूज करना, मतलब ये इसको एक्सटेंडेड मेटाफर भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इन अनरिलेटेड चीज को एक दूसरे से साथ कंपैरिजन करना। लाइक जैसे जॉर्डन की हम पोइट्री करेंगे, उसमें आएगा एक जो अपने जो ये जॉर्डन होते हैं, वैलेडिक्सन में अपनी लवर को बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम तो एक ना कंपस की तरह हैं। कंपस जो हमारा मैथमेटिकल जो नहीं, मैथमेटिक्स में यूज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, कंपस यूज होता था ना, हम वो डिग्री वगैरह बनाते थे, 90 डिग्री या कोण बोल लेते हैं, उसको बनाने में यूज होता है ना कंपस। तो उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन कर दिया भाई, कंपस को और मैन को एक दूसरे के साथ, मतलब कंपैरिजन करना फिर इन दोनों चीज़ों में, ये कंसीट है। लाइक ज्योग्राफी की से कोई एग्जांपल उठा लेना, फिर अपने जो, या अपने आप से रिलेट करना, या अपनी सिचुएशन के साथ उस चीज़ को रिलेट कर देना, वो कंसीट है। तो इससे हमारी जो पोइट्री है या हमारा जो नैरेटिव है थोड़ा हाईफाई बन जाता है ना, डेकोरेटिव बन जाता है। तो उस स्टाइल को हम बार्क बोलेंगे। ठीक है, या विट अप्लाई करना, विट मतलब विट इंटेलिजेंसी, बुद्धि, बौद्धिकता ज़्यादा यूज़ करना, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज टफ कर देना। ठीक है, ये है कंसीट का मतलब। मैं समझ चुके होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बार्क्यू क्या होता है? बार्क्यू एक स्टाइल होता है और उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो अप्लाई करके हम बार्क स्टाइल पे आ जाते हैं। और वो कौन से हैं? कंसीट है, विट है, वंडर है, इट्स दिस टाइप। ठीक है, तीसरा कौन सा हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं? वर्ड प्ले एंड विट, वो मैं बता चुकी हूँ, मतलब वो शब्दों के साथ खेलते थे। ठीक है, सिंपल वर्ड को भी उसका मतलब टफ बना देना, शब्दों को घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस। इन पे ना जो ये राइटर होते हैं मेटाफिजिकल, प्लेटो जो राइटर होते हैं हमारा, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। ठीक है, जॉर्डन तो हम मतलब मोस्टली अपनी पोइम में बात करते हैं स्पिरिचुअल लव की। प्लेटोनिक लव तो वही होता है ना, जो प्लेटो हैं, किस लव के बारे में बात कर रहे होते हैं? स्पिरिचुअल लव, नॉट फिजिकल लव। मतलब वो फिजिकल लव में बिलीव नहीं करते, स्पिरिचुअल लव में। मतलब फिजिकल लव कौन सा होता है? दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब फिजिकल अट्रैक्शन से जो लव होता है, वो इन्होंने जो फिजिकल लव बोला है उसको, मतलब दोबारा से मैं बताती हूँ। प्लेटो जो है स्पिरिचुअल लव को फेवर कर रहे हैं और ये अवॉइड कर रहे हैं फिजिकल अट्रैक्शन को। फिजिकल अट्रैक्शन के जो फिजिकल अट्रैक्शन से जो लव होता है वो फिजिकल लव बोलते हैं वो। और जो स्पिरिचुअल, जो दो सोल के बीच में जो लव होता है उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। और जो हमारे जो ये मेटाफिजिकल पोइट होते हैं वो प्लेटोनिक लव में बिलीव कर रहे होते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं हमारे जॉर्डन। इनकी जो पोइट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, अब्रप्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग। मतलब अब्रप्ट मतलब अचानक से स्टार्टिंग कर देते हैं, कोई ऐसा अच्छे से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। लाइक एक सनराइजिंग, जॉर्डन की एक पोइम होती है सनराइजिंग, वहाँ पे वो अचानक से स्टार्ट करते हैं, यू ओल्ड फूल, जो सन को बोलते हैं यू ओल्ड फूल। मतलब आप उसको डांटते हुए, सन को डांटते हैं, सूर्य को, उसको डांटते हैं कि आपने हमारे रूम में कैसे एंटर किया, आपकी रोशनी हमारे रूम में कैसे आ गई, जब आपको पता था मेरी बिलव्ड और मैं यहाँ पे हैं, आपको नहीं आना चाहिए था। इस टाइप से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एब्रप्ट स्टार्टिंग, कोई इंट्रोडक्शन ना देना, सीधा मतलब स्टार्ट कर देना एकदम डांटते हुए।
ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या थी, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल स्टाइल, और स्टाइल क्या होता था इनका, बार्क स्टाइल होता था। बार्क स्टाइल में क्या होता है, कंसीट, विट, वंडर, और वर्ड प्ले, शब्दों के साथ खेलना इनकी मतलब इनका स्टाइल था, और प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस था इन पर, एब्रप्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अभी बात करते हैं हम जॉन डन की, जिसके बारे में जिसके हम बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, जॉन डन कौन होते हैं, मेटाफिजिकल पोइट, जिसके बारे में भी बता रही हैं। इसका जो बर्थ देख लेते हैं। इनके बर्थ के बारे में कन्फ्यूज़न है, कभी कोई इनको 1571 में बोल देता है, कभी 1572 में मिलता है, कहीं पे कहीं 1573 में मिलता है। ठीक है, अपने ऑप्शन के हिसाब से आप चूज़ कर लेना। तो आप 1571 लेके चलना। इनका जन्म कहाँ पे, डेथ कब होती है, 1631 में। ठीक है, 1631 में डेथ होती है, और 1571 में इनका बर्थ होता है, और एक रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है। उनके फादर का नाम होता है जॉन डन, मदर का नाम होता है एलिजाबेथ हेवुड। सी वॉज डॉटर ऑफ जॉन हेवुड, जॉन हेवुड की बेटी होती हैं, और ग्रेट नीस ऑफ थॉमस मोर। थॉमस मोर कौन होते हैं, यूटोपिया, राइटर ऑफ यूटोपिया। ठीक है, उनकी ग्रेट नीस होती है, उनकी भतीजी होती है, और जॉन हेवुड की बेटी होती हैं। कौन, जो जॉन डन की मदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जो हमारे जॉन डन थे वो सेक्रेटरी थे टॉमस एगर्टन के। टॉमस एगर्टन के ये सेक्रेटरी होते थे, मतलब उनके अंडर काम कर रहे होते। और टॉमस एगर्टन कौन होते हैं, लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील, लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील। वहाँ पे एक एज एन ऑफिसर काम कर रहे होते हैं थॉमस एगर्टन, और उनके सेक्रेटरी कौन होते हैं, हमारे जॉन डन। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, ये वहाँ पे जॉन डन के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनकी एक बेटी होती है, मतलब उनकी जो भतीजी होती है एन मोर। ही स्टार्ट फॉल इन लव विद हर, वो उनसे प्यार करने लग जाते हैं एन मोर से, और सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, मतलब बिना बताए उनसे 1601 में शादी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी खासी इनकी जॉब चल रही होती है। थॉमस एगर्टन के ये सेक्रेटरी होते हैं कि वहाँ पे इनको एन मोर मिलती है, और उनसे शादी कर लेते हैं। ना तो इसके जो टॉमस एगर्टन इनको पता होता है, ना ही इनके जो एन का फादर होते हैं ना जॉर्ज मोर, ना उसको पता होता है। तो सब इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये अगर जो इनकी भतीजी है उनसे शादी करेंगे तो इसके अगेंस्ट होंगे, और क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, इनकी जॉब छीन ली जाती है, इनके जो अच्छे अच्छे जो टाइटल्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं। मतलब इनके साथ बहुत बुरा होता है। इसके बाद तो क्या बोलता है ये, अपनी जब इनकी जॉब चली जाती है तो अपनी वाइफ को बोलते हैं, ये उनको लिखते हैं जॉन डन एंडन अनडन। मतलब अपनी जो मैरिज के बाद जो एडवर्सिटी आती है इनकी लाइफ में, जो मतलब जो भयानकता, मतलब जो क्या बोल सकते हैं इसको, एडवर्सिटी, मतलब इनकी लाइफ में जो दुख दर्द आते हैं इनकी शादी की वजह से, इनके डिसीजन की वजह से, उसको वो एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, शादी तो कर लिया मैंने, अभी बोलते हैं तो मैं पहले जॉन डन था, फिर मैं एंडन हुआ, और अब अनडन हो गया। शादी के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, मतलब जॉन डन था मैं पहले, फिर एन मेरी लाइफ में आई, एंडन, और फिर अनडन, मतलब मैं कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी बात करते हैं, इनके 12 बच्चे थे, मतलब 12 चिल्ड्रन से, उनमें से 3 की डेथ हो जाती है, जो अभी 10 साल के भी नहीं होते, तो उनकी डेथ हो जाती है। इस बात को डिस्कस करने का मतलब ये है, एक वर्क आता है फिर 3 बच्चों की जब उनकी डेथ हो चुकी है, ऑलरेडी उनकी मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो एक वर्क लेके आते हैं, बाय थेनोट्स। बाय थेनोट्स, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, इसमें ये बताते हैं, ये इनकी जो डेथ के बाद पब्लिश होता है, इसमें ये बताते हैं सेल्फ होमिसाइड, सुसाइड के बारे में बात करते हैं। मतलब मेरे दिमाग में कैसे कैसे सुसाइड के ख्याल आने लगे। ठीक है, कैसे तो मैं एक अच्छी प्रोस्परस लाइफ जी रहा था, और अचानक से मेरी शादी होती है एंड मोर के साथ, और मैं सब कुछ, मतलब आई लेफ्ट नथिंग, मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचता। और फिर ऊपर से जैसे मेरे बच्चे होते हैं, ऐसे उनकी डेथ होती है, तो मेरे मन में सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं। तो उस वर्क जो अपने जो एक्सपीरियंस लिखता है, जो अपनी शेयर करता है अपने एक्सपीरियंस को, उस वर्क का नाम है बाय थेनोट्स, उसमें शेयर करता है। और इट इज़ रिस्पॉन्डेड टू द वर्क इन हिज जो ओन सुसाइड। दो थॉमस जी क्वेंसे हैं, वो ओन हिज सुसाइड में इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सुसाइड के बारे में थॉमस जी क्वेंसे का एक वर्क है, जो इस अपने वर्क के थ्रू जो बाय थेनोट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है,
और बायथैनोट्स किसका वर्क है? हमारे जॉन डन का। और ये जो बैकग्राउंड बताया 12 चिल्ड्रंस है, ये बैकग्राउंड इसीलिए बताया ताकि आपको ये वर्क याद रहे। अभी बात करते हैं इनकी दो एंटी कैथोलिक जो पोइम्स होती हैं। एक होती है, बस इनका टाइटल याद रखना है, स्यूडोमार्टर, इग्नाटस हिज कॉन्क्लेव। स्यूडोमार्टर एंड इग्नाटस हिज कॉन्क्लेव इनकी एंटी कैथोलिक पोइम्स होती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसको। फिर आती है इनकी टू एनिवर्सरी, बस यहाँ से इतना याद रखना है। टू एनिवर्सरी कौन सी है? एंटी कैथोलिक पोइम्स कौन सी है? एनिवर्सरी कौन सी है? एन एनाटोमी ऑफ वर्ल्ड, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सोल। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही, सिर्फ टाइटल। अभी बात करते हैं कि इनकी कोलेक्शन आती है होली सोनेट। इट इज़ ए कोलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोइम। जो यहाँ पे एक कोलेक्शन है होली सोनेट, रिलीजियस पोइम्स की कोलेक्शन है, उसमें 19 पोइम्स होती हैं। ठीक है, होली सोनेट में कितनी पोइम्स हैं? 19 है। और वो कैसी हैं? वो रिलीजियस पोइम है। ठीक है, उसमें एक 17th होली सोनेट आती है, मतलब 17th जो पोइम होती है, 19 है ना ये नंबर में, जो 17th सोनेट आती है उसमें जो जॉन डन है, ही मोर्न्ड हर, मतलब ही मोर्न्ड अबाउट हर वाइफ, मतलब उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, मतलब ही रोट हिज लव एंड लॉस, वो अपने प्यार और अपना जो उसका प्यार खो चुका है, जो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहाँ पे डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ की डेथ के बारे में? 17th होली सोनेट में। मतलब 19 सीरीज होती है, 17 जो पोइम है उनकी वाइफ के बारे में, और वो उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद जो अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं वो 17th पोइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक और पोइम आती है इनकी वाइफ के ऊपर ही, ये लिखते हैं, अ हाइम टू गॉड द फादर, अ हाइम टू गॉड द फादर आफ्टर हिज वाइफ डेथ। ये भी उनकी डेथ के बाद लिख रहे हैं। एक तो होली सोनेट में जो 17th पोइम है, 17वीं पोइम है, जो उनकी वाइफ के ऊपर होती है, जो एक होली सोनेट, एक हाइम्स टू गॉड फादर, वो भी अपनी वाइफ के ऊपर लिखते हैं उनकी डेथ के बाद। अभी बात करते हैं जॉन डन, एक 1621 में ना डीन ऑफ सेंट पॉल एक चर्च होती है, उसके डीन बन जाते हैं और अपनी डेथ तक रहते हैं 1631 तक। ठीक है, 1631 में डेथ हो जाती है, 1621 में डीन ऑफ सेंट पॉल बन जाते हैं। उसके बाद से उनकी लाइफ ना थोड़ी ठीक हो जाती है। अभी उनकी गरीबी आ चुकी थी ना उनके घर में, अभी थोड़ी प्रॉस्पर्स लाइफ जीने लगते हैं, लाइफ ठीक होने लगती है। तो यहाँ से नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? 1621 में डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च, उसके डीन बन जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन। डिवोशन, कई बार ये बस डिवोशन के नाम से भी आता है ये वर्क, पब्लिश इन 1624 में। इनका वर्क है डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन, इट वाज पब्लिश इन 1624 में। टू कोटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नो मैन इज एन आइसलैंड फॉर हुम द बेल टोल्स। ठीक है, दो एक जो ये फॉर हुम द बेल टोल्स है ना, ये एक पोइम है, इस टाइटल से जॉन डन की एक पोइम है। ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, नो मैन इज एन आइसलैंड, इस सेंटेंस से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या समझ आया? जो जॉन डन की एक पोइम है, जो डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन, इसके अंडर आती है। मतलब ये बोला जाता है डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन में टू जो लाइंस आती हैं, जो कोटेशंस आती हैं, उनको बेस बनाकर इन्होंने अपना एक वर्क लिखा है, फॉर हुम द बेल टोल्स, इसी नाम से। ठीक है, इसी नाम से एक पोइम लिखते हैं, और उसकी जो स्टार्टिंग होती है इस सेंटेंस से स्टार्ट होती है, फॉर हुम द बेल टोल्स, ए पोइम बाय जॉन डन, स्टार्टेड विद, या ओपनिंग लाइन इज, नो मैन इज एन आइसलैंड। ठीक है, और ये जो टाइटल कहाँ से आया है? डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशन से आया है। ठीक है, अभी बात करते हैं इनके सरमन्स। ये डीन थे ना चर्च के, ठीक है, तो ये इन्होंने काफ़ी कुछ प्रीचर भी होते हैं, तो इन्होंने 160 सरमन्स, इतने सारे सरमन लिखे हैं। ठीक है, उनमें से एक इम्पोर्टेंट सरमन होता है डेथ्स जूल, जो जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ही लिखते हैं। और कहाँ पे वो ये डिलीवर करते हैं ये सरमन? पैलेस ऑफ वाइट हॉल बिफोर किंग चार्ल्स फर्स्ट, उसके ही फॉलोअर हैं, इसी टाइम यही चले हुए हैं ना, तो किंग चार्ल्स को एड्रेस करते हैं। ये डेथ्स जूल इनका एक सरमन होता है। और कब लिखते हैं ये डेथ्स जूल? अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले ही, थोड़े से टाइम पहले। ठीक है, इजाक वाल्टन इनके बायोग्राफर हैं, इनकी बायोग्राफी लिखी है इजाक वाल्टन ने।
अभी बात करते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इनका नेक्स्ट कलेक्शन है। होली सोनेट तो एक रिलीजियस कलेक्शन थी ना, और कितनी पोइम्स थी वहाँ पे 19, यहाँ पे होती 55 लव पोइम्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ने 55 लव पोइम्स होती हैं, और विच वॉज पब्लिश इन 1633। इंपॉर्टेंट, कब पब्लिश होती है? 1633 में। इसके अंडर बहुत सारी पोइम आती हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट में, वो देखेंगे हम। सबसे पहली पोइम्स आती है हमारी गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। कौन सी पोइम आती है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, मतलब टूटते हुए तारे को पकड़ना। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें जॉन डन बोलते हैं भाई आप कुछ भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल बना सकते हो, लेकिन आप एक ऐसी वुमेन को नहीं ढूंढ सकते जो कि सुंदर भी है और फेथफुल भी है। क्या बोलते हैं? आप एक ऐसी वुमेन को नहीं ढूंढ पाओगे जो सुंदर भी हो और फेथफुल भी हो। और 7 एग्जाम्पल्स देते हैं, भैया आप इतने ये इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी लेडी को नहीं ढूंढ पाओगे। वो 7 टास्क क्या क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं यू कैन कैच ए फॉलिंग स्टार, तुम टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो। यू कैन इम्प्रेग्नेंट ए मैंड्रक रूट्स। मैंड्रक रूट्स क्या होती हैं? एक पॉइजन ट्री होता है दैट मतलब जो रीजनरेशन नहीं कर सकता, आप उससे भी रीजनरेशन करवा सकते हो मैंड्रक रूट से। ठीक है, आप टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो, इम्प्रेग्नेंट एंड मैंड्रक रूट्स। और तीसरा बोलता है ये आप जो टाइम जा चुका है, जो भूतकाल में है, जो पास्ट टाइम है, उसमें भी जा सकते हो। मतलब आप पीछे क्या हुआ था, भूतकाल में क्या हुआ, पास्ट टाइम में क्या हुआ, इसके बारे में भी जान सकते हो। वैसे कोई नहीं पता लगा सकता ना कि पिछले टाइम में क्या हुआ था, आप भूतकाल के बारे में भी पता लगा सकते हो। 4th बोलते हैं ये यू कैन डिवाइड डेविल्स हुप इनटू 2 पार्ट। डेविल राक्षस के हुप को आप डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में। फिर क्या बोलता है आगे? एक मिनट। फिर बोलता है टू टीच हिम टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ मरमेड। जो मरमेड क्या होती है? जो गाना गाने वाली परियां, उनके सॉन्ग्स को भी आप सुन सकते हो। यू कैन अवॉइड एवर फीलिंग एनवी, मतलब आप जेलसी, जो एनवी घृणा, आप दूसरों से जलन है, जो आपको घृणा है, उससे भी छुटकारा पा सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप, यह ह्यूमन नेचर होता है ना, हमारे अंदर जेलसी होती है, घृणा करते ही हैं हम, कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे हमारे अंदर ये आ जाता है। लेकिन ये जॉर्डन बोलते हैं ऐसा हो सकता है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो एनवी को। फाइनली टू डिस्कवर, और लास्ट बोलते हैं टू डिस्कवर फेवरेबल विंड दैट माइट पुश ए ट्रूथफुल और फेथफुल पर्सन ऑनवर्ड। और कुछ फेवरेबल जो विंड है, जो हवा है, उनको जो फेथफुल है और जो ट्रूथफुल पर्सन है, उनसे आगे लेके जा सकते हो। लेकिन इन ये जो 7 बात ये बोलते हैं, इन जो 7 टास्क हैं, इनको तो आप कर सकते हो, लेकिन आप क्या एक फेथफुल और ब्यूटीफुल वुमेन को नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप ऐसा ढूंढ लेते हो तो मेरे लिए एक पिलग्रिम होगा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे भी बताना, और मैं वहाँ जाकर मतलब एज ए पिलग्रिम, मतलब एज ए पिलग्रिम मानूंगा, और वहाँ की यात्रा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मतलब मैं उस लेडी के पास ज़रूर जाना चाहूँगा कि ऐसी लेडी है, एग्जिस्ट करती है, ऐसा बोलते हैं लेडी के बारे में। ठीक है, अभी बात करते हैं सोनेट 10। ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, जो हमारी डेथ बी नॉट प्राउड होती है, वो सोनेट 10, मतलब 10वीं सोनेट होती है हमारी, डेथ बी नॉट प्राउड। इसमें ये डेथ्स के लिए बोलते हैं कि भैया आपको डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऐसी कोई जो ज़्यादा डरावनी नहीं होती है। और डेथ को भी बोलते हैं डोंट डेथ बी नॉट प्राउड, तुम भी इतना मतलब पावरफुल अपने आप पे घमंड मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये उल्टा, ये तो डेथ तो ना खुद अपने आप में स्लेव है। किस किस की स्लेव है? फेट, चांस, किंग, डेस्पिरेट मैन, मतलब जो हमारे भाग्य है उनकी स्लेव है, उनका गुलाम है, किंग्स की गुलाम है। और डेस्पिरेट मैन मतलब ये कभी भी डेथ दे सकते हैं, किसी की भी डेथ आ सकती है, भाग्य भी हमारी डेथ कभी भी ला सकते हैं, किंग भी किसी को मार सकते हैं, डेस्पिरेट मैन भी कभी भी सुसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये उनके गुलाम है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ये तो जो हमारे जो डेली जो सांसारिक दुनिया से इंसान थक चुके हैं ना, उनको रेस्ट देती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ रेस्ट,
डेथ का मतलब है रेस्ट, डेथ का मतलब डरना नहीं है, फियर नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और लास्ट में डेथ को क्या बोलते हैं, डेथ दाउ सेल्ट डाई, मृत्यु तुम खुद भी मर जाओगी एक दिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। डेथ बी नॉट प्राउड क्या है, एक 10th सोनेट है, ठीक है, यहाँ से इतना ही। और हाँ, ये पब्लिश कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वो जो पहले वाली थी वो हमारी उसमें पब्लिश होती है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, लेकिन जो डेथ बी नॉट प्राउड है ये हमारी होली सोनेट में होती है। होली सोनेट अभी डिस्कस किया था ना हमने, वो एक क्या होती है होली सोनेट, एक कलेक्शन ऑफ 19 पोइम्स, और 19 पोइम्स कैसी है, रिलीजियस पोइम्स है, और उसमें जो 10th पोइम है हमारी डेथ बी नॉट प्राउड है। रैलिक, अभी बात करते हैं रैलिक। रैलिक क्या होता है, रैलिक होता है हेयर, ठीक है, हेयर के बारे में बात कर रहे हैं। एड्रेस टू मिसिज मैगलेन हर्बर्ट, ये मैगलेन हर्बर्ट को एड्रेस है, उनको एड्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे राइटर, जो स्पीकर है होता है वो बोलते हैं कि मैं ना क्या करूँगा, मतलब ऐसे कल्पना कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे कल्पना कर रहा है, वो बोल रहा है मैं अपनी बिलाउड है ना जो उसके जो ब्राउन हेयर्स हैं उनका एक ब्रेसलेट बनाऊंगा और अपने हाथ पे बांध लूँगा जब मेरी डेथ होगी, ठीक है, और मैं जब मुझे दफनान दिया जाएगा ना तो मतलब मुझे मेरी डेथ के बाद मुझे दफनाया जाएगा, और बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद जब दोबारा से उस जगह को डिग किया जाएगा, मतलब उसको दोबारा से खोदा जाएगा उस जगह पर किसी और को दफनाने के लिए, जो ग्रेव डिगर आएंगे जो कब्र खोदते हैं, वो देखेंगे कि यहाँ तो पहले एक स्केलेटन है, और स्केलेटन पे क्या है, उस जो उसके हाथ की जो हड्डी है उस पर ना एक ब्राउन कलर की रैलिक है, जो रैलिक मतलब ब्राउन कलर के हेयर से एक ब्रेसलेट बना हुआ है, मतलब हेयर्स हैं उसके हाथ पे, उनको देखेंगे और वो समझेंगे अच्छा ये एक लवर की कब्र है, और हमारा जो प्यार है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल लव को वो पहचान पाएंगे। इस टाइप से वो कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैरी मैगलेन हर्बर्ट उनको एड्रेस कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इम्पोर्टेंट पोइम अनदर, सभी इम्पोर्टेंट है ये पोइम्स, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पोइम्स इम्पोर्टेंट है। वो है अ वैलेडिक्शन, इसका सबटाइटल है फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है, दुख को अलविदा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं जो हमारे जोर्डन है, इसमें बोलते हैं, ये जो पोइम है सबसे पहले तो जोर्डन है ये पोइम कब लिखते हैं, जब उनको कुछ डिप्लोमेटिक बिजनेस के वजह से कहीं बाहर जाना पड़ता है। डिप्लोमेट होते हैं ना, ये सेक्रेटरी होते हैं हमारे थॉमस एगर्टन के, तो इनको बाहर जाना पड़ता है, तो इनको अपनी वाइफ से अलग होना पड़ता है, तो अपनी वाइफ को बोलते हैं, ये पोइम लिखते हैं ए वैलेडिक्शन, उनको बोल रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन जो बात करते हैं, ये स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन की बात करते हैं कि हो सकता है हम फिजिकली एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन स्पिरिचुअली हम एक ही हैं, हमारा पार्टीशन, हमारा एक दूसरे से अलग होना मायने नहीं रखता, हम स्पिरिचुअली एक हैं, हम फिजिकली 2 मैन हैं लेकिन स्पिरिचुअली 1 है। तो क्या बोल रहे हैं, 2 lovers have 2 parts and explain spiritual unification that makes this particular parting essentially unimportant। मतलब जो हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो स्पिरिचुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी तो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। ये क्या बात है, इसका मतलब यहाँ पे प्लेटोनिक लव की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, स्पिरिचुअल लव की बात कर रहे हैं। द स्पीकर आर्ग्यू दैट सेपरेशन शुड नॉट मैटर टू हिम एंड हिज लवर बिकॉज जेन्युइन लव ट्रांसेंडेंट्स फिजिकल डिस्टेंस। जो जेन्युइन लव है मतलब स्पिरिचुअल लव है, वो ट्रांसेंड कर जाता है, बियॉन्ड चले जाता है, गो बियॉन्ड फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस हमारे बीच में जो है उससे परे चले जाता है, जो जेन्युइन लव होता है। जेन्युइन लव कौन सा बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल लव को बोलते हैं, ठीक है। और वैलिडेशन का मतलब क्या है, फेयरवेल। और यहाँ पे बस यही बात कर रहे हैं बार बार, ये मतलब हमारी जो सेपरेशन है, हमारा जो एक दूसरे से अलग होना है, वो कोई मायने नहीं रखता, हम एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। और यहाँ पे देते हैं वो कंसीट का जो काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो कैंपस का एग्जाम्पल है, जो मैंने बताया था, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, उसमें बोलता है इफ़ दे बी 2
दे आर बी टू लाइक ए ट्विन कंपस। हम दो हो सकते हैं, लेकिन कैसे दो हैं? हम एक कंपस की तरह हैं। जैसे कैंपस, जो कंपस में क्या होता है, उसकी 2 लेग्स होती है ना, ऊपर से तो वो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनकी 2 लेग्स होती है। उसमें बोलता है, ये जो जॉर्डन बोलता है, एक लेग तो मेरी बिलव्ड है, मेरी वाइफ है, और दूसरी लेग मैं हूँ। जो फिक्स होती है ना, जो लेग, मतलब जब हम एक सर्कल बनाते हैं कंपस से, तो एक लेग फिक्स कर देते हैं और दूसरी को घुमाते हैं, जिससे हम सर्कल बनाते हैं, मतलब दूसरे में पेंसिल डाल के हम घुमाते हैं उसको। तो वो बोलता है जो फिक्स लेग है ना, वो तो मेरी वाइफ है, और जो घूम रही है वो मैं हूँ। मतलब मेरी वाइफ से मैं इतने अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, घूम फिर कर दोबारा से इनके पास आ ही जाता हूँ। ये बोलता है ये, ठीक है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये पब्लिश कहाँ पे हुई है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, ठीक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये पब्लिश हुई है। और इसकी ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने अभी बताई है वो कंपस वाला एग्जाम्पल। ओपनिंग लाइन क्या है? ओपनिंग लाइन है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर्स टू देयर सोल टू गो। मतलब जैसे वर्चुअस मैन, जो वर्दी पीपल होते हैं ना, जो काफ़ी अच्छे पीपल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, वो अच्छा आराम से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाते। भाई हाय मेरी डेथ आ रही है, मैं मरने जाऊँगा, आराम से चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ को देखकर वो डरते नहीं। और जो इनके आसपास जो इनके फ्रेंड होते हैं वो सैड होते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे वो पर्सन, मतलब उनकी डेथ हो गई, कब उनकी प्राण निकल गए, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये एग्जाम्पल लेके आगे बता रहे हैं, जॉर्डन बोलते हैं हम भी ऐसे ही करेंगे। हम एक दूसरे से, जब एक दूसरे से अलग होंगे ना, हम ऐसे कोई रोना धोना नहीं मचाएंगे। और काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पे टेम्पेस्ट वगैरह की बातें कर रहा है, मतलब ऐसे हम आंसुओं का सागर नहीं बहाएंगे, ऐसे बात करता है अपनी वाइफ से। तो हम आराम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और लास्ट लाइन है, वो है, दाई फर्नेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन। और क्या बोलता है वो, अभी मैं बता चुकी हूँ ना कंपस का एग्जाम्पल लेके। वो बोलता है कि दाई फर्मनेस मेक माई सर्कल, जो उसकी फर्मनेस है, जो उसका जो लेग जो स्टील है, जो फिक्स है, फर्म का मतलब जो स्टिक है, फिक्स है, जो लेग फिक्स है ना कंपस की, वो ही मेरे सर्कल को बनाने में मेरी हेल्प करती है और मुझे दोबारा से उसके पास ले आती है, ठीक है। और मैं वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इनको एज इट इज़ याद कर लेना, ये जो कोटेशंस हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोइम है हमारी एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस, एक्सट्रीम लेवल पे खुशी मिलना। यहाँ पे भी वो जैसे यहाँ पे बार बार जो हमारे जॉर्डन है प्लेटोनिक लव के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना वो बोलते हैं प्लेटोनिक लव इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इट स्टार्टेड विद अट्रैक्शन ऑफ फिजिकल। मतलब ही क्लेम्स, मतलब बोर्ड, एक मिनट दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। द पोइम एक्सटेसी इज क्लियर एंड कोहेरेंट एक्सप्रेशन ऑफ डन्स फिलोसफी ऑफ लव। डन एग्रीज विद प्लेटो, वो प्लेटो के साथ एग्री होते हैं, स्पिरिचुअल लव को एग्री करते हैं, लेकिन वो जो फिजिकल लव है उसको भी, उसके अपोजिट नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हैं अपनी ही बात के साथ, ठीक है। मतलब यूनियन ऑफ बॉडी इज असेंशियल एज यूनियन ऑफ सोल, इतना ही इंपॉर्टेंट हमारी सोल, हमारी आत्माओं का मिलन है, ठीक है। बस यहाँ से इतना मतलब एक्सटेसी को इतना ही देख लेना। वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी जो लास्ट पोइम हमने की है, कौन सी की है ये, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अभी बात करते हैं द फ्ली। अभी बात करते हैं इस पोइम में जो हमारे जॉर्डन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, मतलब ये पोइम कैसी है, द फ्ली इज ए पोइम ऑफ सिडक्शन बट द स्पीकर टेक्स एन अनयूजुअल अप्रोच टू गेटिंग हिज लेडी, ठीक है। सॉरी दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। द प्ले, इस पोइम में जो हमारे पोइट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे हमारा जो स्पीकर है वो अपनी बिलव्ड को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ही ट्राई टू सिड्यूस हर जो बिलव्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हर ब्यूटी और प्रोमोसिंग हर हैप्पीनेस। वो उसकी ब्यूटी के प्रेज करने की बजाय वो उसकी क्या बात करता है, वो बोलता है आपकी जो वर्जिनिटी है इट इज़ अनइम्पोर्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ही ट्राई टू सिड्यूस हर,
इट्स लॉस विल नॉट बी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सेम एंड डिसऑनर। वो बोलती है, वो बार बार मना करती है इसकी बिलोव्ड, वो बोलती है इट विल लीड्स टू हर सेम और डिसऑनर, मतलब सोसाइटी में उसको डिसऑनर कर दिया जाएगा, उसकी काफ़ी मतलब आलोचना ही होंगी। जब वो उसका जो लवर होता है उसको बोलता है वी हैव टू गेट इन वन, ठीक है, हमें एक दूसरे के फिजिकली हो जाना चाहिए, तो ये बोलती है नहीं, ये मेरे लिए समाज में एक मतलब समाज में मेरे लिए सेम फील करवाएगा, मुझे मेरे को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है। बट ये बोलता है योर वर्जिनिटी इज़ अनइम्पोर्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आगे बोलता है इन डूइंग सो ही पुशेज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ हिज सोसाइटी विच प्राइज फीमेल वर्जिनिटी एंड प्रेशर वुमेन टू preserve इट until मैरिज, ठीक है। द फ्ली दस ट्राइज टू क्रिएट ए स्पेस फॉर सेक्सुअल प्लेजर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ मैरिज, ठीक है। यहाँ पे इतना ही। और इसमें क्या मतलब एग्जाम्पल देता है स्पीकर, बोलता है इस पोइम में कि जो एक फ्ली है, फ्ली एक मक्खी होती है, वो चींटी होती है, तो वो क्या करती है, वो बोलता है इस चींटी ने तुम्हारा भी खून पी लिया और मेरा भी, तुमको भी काटा है और मुझे भी काटा है, और जो हमारे जो ब्लड है इसकी बॉडी में एक हो चुके हैं, तो हमें आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। जब इसकी बॉडी में हमारा जो ब्लड एक हो चुका है तो हमारी फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक फ्ली का एग्जांपल लेके उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा सुनती है तो वो इसको मारने के लिए दौड़ती है, जो बिलव्ड होती है। लेकिन वो बोलता है कि इसको मारना, आप एक किसको मारोगे, आपके लिए ये 3 क्राइम होगा। आप चींटी को मार दोगे तो ये तो चींटी को मारोगे, उसमें हम दोनों का ब्लड है, 3 मर्डर करोगे ऐसे, ठीक है। ऐसे बात करते हैं। ये मस्ट रीड है, इसको कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारी टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, 1 मिनट। इसमें वही बातें कर रहे हैं ये। थ्रू आउट द पोइम डन्स मेल स्पीकर अर्ज हिज मिस्ट्रेस इन टू बेड, ठीक है। जॉन डन स्पीकर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्स अनड्रेसिंग एंड क्रेशिंग हिज मिस्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आती है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड में, ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड। वो अपनी जो मिस्ट्रेस है, जो उनकी जो लेडी है, बिलव्ड है, उनकी जो बॉडी के बारे में ये बात बोलते हैं, ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड, मतलब लाइक जब वो जो हमारे कोलंबस होते हैं ना, कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की है, शायद वही होते हैं 1498 में। वो जब यहाँ पे जो अमेरिका को देखते हैं ना अचानक से, जो इनको मतलब वो खोजने निकले थे इंडिया, लेकिन वो अमेरिका चले गए थे, और वो देख के उनको अचानक से वो उसको बोलते हैं अमेरिका। अमेरिका का मतलब होता है न्यू फाउंड लैंड, मतलब मैंने नई जगह खोज ली। अमेरिका का मतलब ही न्यू फाउंड लैंड होता है, तो उसको देखकर ये बोलते हैं अमेरिका न्यू फाउंड लैंड। तो ऐसे ही जो स्पीकर है वो अपनी बिलव्ड की बॉडी के बारे में बोल रहा है, ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड। और जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है वहाँ पे जो वुमेन बॉडी को क्या बोला उन्होंने, एक जो उसकी बॉडी को कॉलोनी बोला है, जो स्पीकर उस पर जिसको कॉलोनाइज करना चाह रहा है, ठीक है। क्लियर। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी आपको करनी है, वो मैंने करवा दी, ये आपको करनी है। फॉर हुम द बेल टोल्स ये बताई है, एक सेपरेट पोइम भी है। और जो डिवोशन अपॉन अमरजेंट ओकेजन, वहाँ से ये टर्म आई है। इसके अंदर ये स्टार्ट किससे होती है, नो मैन आर आइसलैंड, इसकी स्टार्टिंग लाइन है नो मैन आर आइसलैंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, फॉर हुम द बेल टोल्स, इसी टाइटल से इनकी तो ये पोइम होती है, सेम टाइटल से हमारे जो एक अमेरिकन राइटर आते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनका नावल होता है इसी नेम से, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी और ये भी, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, नो मैन इज एन आइसलैंड, ठीक है। और अभी गुड मारो ये भी मस्ट रीड है। सनराइजिंग ये ओल्ड फुल सन को डांटते हुए स्टार्ट होती है। बेटर माई हार्ट, इनको कर लेना आप अच्छे से। अभी लास्ट पोइम बचती है इनकी, नोक्टोरल अपॉन सेंट लूसीज डे। ये जो पोइम है ना, ये उनकी जो बिलव्ड है उनकी डेथ हो चुकी है, उनके ऊपर लिखते हैं। एन मोर उनकी वाइफ होती है ना, एन मोर, वो बिलव्ड कौन है उनकी, एन मोर है, तो उनके उस पर लिखते हैं। जो टाइटल में है सेंट लूसीज डे, ये कौन है, सेंट लूसी होते हैं। इट इज़ सी इज ए गोडेस ऑफ कोल्ड एंड डिस्पेयर, वो मतलब निराशा या दुख की देवी हैं,
कोल्ड एंड डिस्पेयर। और जो सेंट लूसीज डे कब मनाया जाता है 13 दिसंबर को, ठीक है। और ये कैसा डे होता है, ऐसा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर का, और कब होता है 13 दिसंबर को, और उसको क्या बोला जाता है, सेंट लूसी डे। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और जो मैंने बोला है बेटा उसको आप अपने लेवल पे भी अच्छे से कर लेना, और जो मैं बताती हूँ उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना। और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैंने बोली हैं, उसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।